हेलो गाइड्स। आज हम पढ़ेंगे अपना एमपी बोर्ड का सेकंड चैप्टर, बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट है हमारा। चैप्टर का नेम है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो काफी व्यापक यानी कि बड़े होते हैं और वो हमारा सामान्य मार्गदर्शन भी करते हैं फॉर मैनेजिंग डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ द मैनेजर। तो प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं वो मैनेजर लोगों को काफी मदद करते हैं फैसले वगैरह या फिर डिसीजन लेने के लिए। सेकंड क्वेश्चन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के सिद्धांत की विशेषताएं बताइए। पहला हमारा फर्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल ऑफ प्रिंसिपल। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब होता है वो हर जगह लागू होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अडॉप्टेड बाय द होल ऑफ द वर्ल्ड सो इट इज यूनिवर्सल। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो हर जगह लागू होते हैं। डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब होता है बदलता हुआ परिवेश। हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो कल्चर है वो सेम नहीं रहता, वो बदलता रहता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डायनेमिक। प्रबंध के जो सिद्धांत है वो भी हमें सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहना चाहिए। फ्लेक्सिबल, प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो काफी लचीले होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लें। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर चेंज टाइम टू टाइम सो इट इज फ्लेक्सिबल। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो समय समय पर बदलते रहते हैं। हमारा फोर्थ नंबर पॉइंट है रिलेटिव प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो काफी हद तक सही तो होते हैं, लेकिन अगर हम कहें 100% वही होगा जैसा हमने फ्यूचर में सोचा है, मतलब फ्यूचर के लिए सोचा है, तो ऐसा नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट हमारा कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है और उसका क्या इफेक्ट यानी कि उसका क्या परिणाम या रिजल्ट होगा। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं उसका महत्व बताइए। द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एज फॉलो। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं उसका महत्व ये होता है, हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अगर हम प्रबंध के सिद्धांत को लागू करें तो हमारी जो काम करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स इन कंप्लीटिंग द वर्क एंड लेस टाइम। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं ये हमें ये बताते हैं कि हम कोई भी काम अगर योजना के हिसाब से करेंगे तो उसमें टाइम कम लगेगा। हमारा सेकंड पॉइंट है हेल्प इन ट्रेनिंग। दिस प्रिंसिपल आर वेरी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर हेल्पफुल फॉर मैनेजर एज वेल एज ट्रेनर्स। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो काफी हद तक जो मैनेजमेंट है या फिर जो मैनेजर वगैरह है उनको तो काफी मदद करते ही हैं, साथ में जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं ट्रेनर्स, उन लोगों को काफी मदद करते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है डिटेल नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं उससे हमारा जो नॉलेज है वो काफी डिटेल में, काफी बड़े लेवल पर बढ़ जाता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं उससे हमारा ज्ञान काफी बढ़ जाता है। हमारा फोर्थ पॉइंट है यूजफुल फॉर रिसर्च। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव की एरिया ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च स्टडीज। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमें रिसर्च करने में काफी मदद करते हैं, खोजबीन करने में काफी मदद करते हैं। आज का हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है राइट द फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्यूल एक बड़े इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने प्रबंध के जो सिद्धांत है उसके बारे में कुछ नियम बताए थे, हमें काम करते समय ये रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल बताए थे, उसमें से हमें कुछ पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। काम को करने से पहले काम को बांट देना चाहिए। जैसे स्कूल में साइंस का टीचर साइंस पढ़ाता है, इंग्लिश का टीचर इंग्लिश पढ़ाएगा, मैथ का टीचर मैथ पढ़ाएगा, तो इससे क्या होगा, इससे जो काम करने की स्पीड है वो बढ़ जाती है। जब एक आदमी एक ही काम करता है तो वो काफी स्पीड से करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क मतलब होता है कार्य का विभाजन। काम को करने से पहले हमें काम को बांट देना चाहिए, किस आदमी से हमें क्या काम करवाना चाहिए। हर आदमी एक ही काम करेगा तो अपने काम में स्पेशलिस्ट बन जाएगा, उसका काम भी स्पीड से होगा और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफी कम आएगी। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अधिकार और जवाबदारी। अगर हमने किसी आदमी को कोई काम दिया है
तो हमें उससे रिलेटेड उसको कुछ पावर भी देना होगा। An individual to whom authority is given to exercise power must also be prepared to bear responsibility to perform the work. अगर हमने किसी आदमी को कोई काम दिया है या फिर कोई टास्क दिया है तो हमें उससे रिलेटेड जो उसको पावर है वो देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम उसको पावर नहीं देंगे तो वो आदमी ठीक से अपना काम नहीं कर पाएगा। तीसरा हमारा पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड्स, आदेश की एकता। This principle requires that the employees should receive order from one superior only for any action or activity. जहाँ पर हमारे 50 या 100 लोग काम कर रहे हो, हमारे काफ़ी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पर उनका बॉस एक होना चाहिए, क्योंकि अगर बॉस एक होगा तो उनको जो काम है वो एक ही बॉस से मिल रहा है, तो वहाँ पर जो लेबर्स हैं उनमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती है, एक आदमी ही काम दे रहा है और हमें क्या काम करना है ये हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाता है। हमारा नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जितने भी हमारे इंटरप्राइज या फिर हमारी फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं उन सबको मिलकर काम करना और एक ही डायरेक्शन में करना है। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी या 11 प्लेयर्स होते हैं, तो वो सब लोग टीम को जिताने के लिए खेलते हैं। अगर उसमें से एक या दो टीम को हराने के लिए खेलेंगे तो टीम हार भी सकती है। तो ठीक इसमें यही लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबका ऑब्जेक्ट या उन सबका एम एक ही होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट बाकी है, एक प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन मतलब ये होता है कि जो फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं उसमें एक सिस्टमेटिक रैंक्स होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में सबसे पहले टॉप लेवल होता है, उसके नीचे मिडिल लेवल होता है, उसके नीचे लोअर लेवल होता है। तो मालिक डायरेक्ट खुद काम नहीं करते, वो ऑर्डर किसको देते हैं? मैनेजर को। मैनेजर ऑर्डर किसको देते हैं? सुपरवाइजर को। और सुपरवाइजर वो खुद काम नहीं करते, वो ऑर्डर देते हैं लेबर को। तो इस तरह से एक चेन होती है, उसी को हम बोलते हैं स्केलर चेन। स्केलर चेन में क्या होता है, ए बी को ऑर्डर देगा, बी सी को ऑर्डर देगा और सी डी को ऑर्डर देगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ टेलर। हेनरी फ्यूल के बाद हमारे दूसरे थे टेलर। टेलर ने भी काम को करने के कुछ सिद्धांत बताए थे और इनके जो प्रिंसिपल यानी कि जो सिद्धांत थे वो साइंटिफिक थे, उनके जो काम करने का तरीका था वो वैज्ञानिक था। तो इन्होंने सबसे पहला पॉइंट डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। किसी भी काम को करने से पहले हमें उसका स्टैंडर्ड यानी कि प्रमाप यानी कि ये सोच लेना चाहिए कि वो काम कितने समय में होगा और उस काम को करने में हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द टेलर बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ वर्क वी शुड हैव प्रिडिक्ट अबाउट वर्क। काम को करने से पहले हमें काम के बारे में सोच लेना चाहिए, काम करने में हमें कितना टाइम लगेगा और काम करने में हमारा कितना मनी यानी कि एक्सपेंसेस होगा। फंक्शनल फॉरमैनशिप। फॉरमैनशिप, टेलर इंट्रोड्यूस्ड फंक्शनल फॉरमैनशिप अंडर द 8 बॉस स्कीम। टेलर ने काम को करने के लिए फंक्शनल फॉरमैनशिप किया था। इसमें उन्होंने 8 बॉस बनाए थे, 8 बॉस है काम करने के लिए, जो कोई एक रूटीन चेक करेगा, कोई एक क्वालिटी चेक करेगा माल की, कोई उसमें से टाइम या शेड्यूल नोट करेगा, कौन वर्कर कितना घंटे काम करके जा रहा है। तो इस तरह से हम 8 आदमियों को अपॉइंट करेंगे जो कि काम के हिसाब से काम करवाएंगे। नेक्स्ट है हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। परंतु एक जवाबदारी भी होता है। टेलर वॉज द व्यू दैट मैनेजर शुड एक्सेप्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग। ये मैनेजर की एक जवाबदारी बनती है कि फैक्ट्री में या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम होना है उसके लिए प्लानिंग करना, डायरेक्शन देना, सुपरवाइजर या लेबर्स को आदेश देना, काम के निर्देश देना, ऑर्गेनाइजेशन हमें जो काम करवाना है उसके लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेक्शन, उसके नीचे सब सेक्शन वगैरह बनाना, कौन जूनियर होगा, कौन सीनियर होगा, कौन किस ग्रुप में काम करेगा। नेक्स्ट हमारा डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम ऑफ वेजेस। इसमें ये लिखा है कि हम जो मजदूरी देंगे अपने वर्कर को वो टाइम के हिसाब से नहीं देंगे बल्कि काम के हिसाब से देंगे। वर्क सिस्टम, जो जितना काम करेगा उसकी उतनी ही ज़्यादा मजदूरी होगी उस दिन की। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई आदमी 10 चॉकलेट बनाता है तो उसको हम 100 रुपये देंगे।
अगर कोई 8 चॉकलेट बनाता है तो उसको हम 80 रुपए देंगे। तो हम जो मजदूर को मजदूरी दे रहे हैं वो पीस के हिसाब से दे रहे हैं, उनकी चॉकलेट काउंट करेंगे और पर चॉकलेट के हिसाब से उसका पेमेंट होगा। तो जिसने ज्यादा चॉकलेट पैक की है उसको हम ज्यादा सैलरी दे देंगे या मजदूरी दे देंगे, और जिसने कम चॉकलेट पैक की है उसको हम कम मजदूरी देंगे। नेक्स्ट है हमारा मेंटल रिवॉल्यूशन, मानसिक क्रांति। According to this principle, it gives the message to every worker that institute is for you and you are for the institution. हमें अपने लेबर्स को मानना नहीं है, डांटना नहीं है, हमें उनको गाली नहीं देना है, बल्कि अगर हमें उनसे काम करवाना है तो हमें उनका मेंटल रिवोल्यूशन, हमें उनका माइंड जो है ना वो चेंज करना है। हमें उनको ये समझाना है कि आप फैक्ट्री के लिए हो और फैक्ट्री आपके लिए है। हम सब लोग एक परिवार, एक फैमिली की तरह काम करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द टेक्निक एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रबंध के जो वैज्ञानिक टेक्निक होती है उसके हमें कुछ एलिमेंट बताने हैं। हम जब काम करते हैं तो उस काम में कुछ एलिमेंट होते हैं, कुछ तत्व होते हैं, वो हमें बताना है। या फिर हम एलिमेंट ऐसे कह सकते हैं, जैसे मान लो हम शरबत बनाते हैं तो उसके लिए हमें वाटर की जरूरत पड़ती है, शुगर की जरूरत पड़ती है, सॉल्ट यानी कि नमक की जरूरत पड़ती है। तो ठीक ऐसे ही जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे उस काम में ये सब जो एलिमेंट है वो होने चाहिए। सबसे पहला हमारा पॉइंट है टाइम स्टडी, समय अध्ययन। हमें किसी भी काम को करने से पहले ये अंदाजा लगा लेना चाहिए या एक स्टैंडर्ड तय कर लेना चाहिए कि हमें काम करने में कितना टाइम लगेगा। सेकंड है मोशन स्टडी। मोशन का मतलब होता है वर्क फोर्स। जो हम काम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए हमें कितने लेबर चाहिए, और हम अपने लेबर से जो जरूरी काम है वो करवाएंगे, हम उनसे फालतू काम नहीं करवाएंगे। हम अपने वर्कर्स जो हैं उनकी स्टेमिना या उनकी एनर्जी वेस्ट नहीं करने देंगे। थर्ड नंबर पॉइंट है हमारा फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी का मतलब होता है थकान अध्ययन। हम अपने वर्कर्स से जब काम करवाएंगे तो हम पहले ये तय कर देंगे कि हम अपने वर्करों को कितनी बार और कितने कितने मिनट के बीच में इंटरवल या फिर रेस्ट देंगे। मजदूर लोग जब काम करेंगे सुबह से शाम तक तो हम उनसे कंटिन्यू काम नहीं करवा सकते हैं सुबह से शाम तक, तो हम उनको पहले ही क्लियर कर देंगे कि आपको इतनी बार ब्रेक मिलेगा और इतने इतने मिनट का ब्रेक मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा मेथड स्टडी। मेथड मतलब होता है काम करने का जो तरीका है वो हम पहले से चूज कर लेंगे कि हमें काम किस तरीके से करना है, या हमें किस तरीके से हमें काम करवाना है। द एम ऑफ दिस स्टडी इज मैक्सिमाइज एफिशिएंसी इन द यूज ऑफ मटेरियल। हम अपने वर्करों से काम इस तरह से करवाएंगे मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, कि हमारे जो लेबर्स हैं वो ज़्यादा कैपेसिटी के साथ, ज़्यादा स्टेमिना के साथ काम करें, और हमारे फैक्ट्री में जितने भी मटेरियल है, मशीन है, मैन पावर या फिर लेबर वगैरह है, कैपिटल है, इनका हम अच्छी तरह से यूज कर सकें और हमारा जो काम है वो सुधार हो, उसमें काम ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी से हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये होता है प्रमापीकरण। स्टैंडर्डाइजेशन एलिमेंट्स नीड लेस वैरायटी एंड देयरबाय सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन। हम जब माल बनाएंगे तो हमारा माल बनाने का जो तरीका होगा वो बहुत सिंपल होना चाहिए। हमें अपने लेबर्स को पहले ही काम करने के जो तरीके हैं वो एक्सप्लेन कर देना चाहिए। अगर हम उनको पूरे का पूरा ओरली एक्सप्लेन कर दें तो जब वो वास्तव में या रियल में प्रैक्टिकल लाइफ में जब वो माल बनाएंगे तो उनके लिए माल बनाना काफी सिंपल हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द एडवांटेजेस या फिर इंपॉर्टेंट ऑफ स्टार्टिंग विथ मैनेजमेंट। फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर्स। हम जब माल बनाते हैं तो मैनेजमेंट का हमें ध्यान रखना चाहिए, इससे हमें ये लाभ होगा। पहला पॉइंट है हमारा रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, हमारा व्यवस्था यानी कि हमारा इंतजाम बहुत अच्छा है, तो जब हम माल बना रहे हैं तो माल बनाने की जो कॉस्ट है वो काफी कम आएगी। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मेक इट पॉसिबल टू लोअर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। हम माल बनाते समय पूरी कोशिश ये करेंगे कि माल बनाने की जो कॉस्ट है उसको हम कम से कम कर सकें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट। हम जब माल बनाएंगे तो हमें माल में जो क्वालिटी है वो अच्छी से अच्छी करनी है, क्योंकि जितनी अच्छी हमारे माल के अंदर क्वालिटी होगी उतनी ही ज्यादा हमारे प्रोडक्ट की डिमांड होगी।
नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल पीस। अगर हमारा प्रबंध या फिर हमारा जो इंतजाम या व्यवस्था है वो अच्छी होगी तो हमारी फैक्ट्री में जितने भी लेबर्स हैं उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट यानी कि वाद विवाद नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि फैक्ट्री में सभी धर्मों और सभी कास्ट के लोग आते हैं, तो आपस में सब लोग मिलजुल के यानी कि कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे। अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा है तो मैक्सिमम वर्क, काम ज्यादा से ज्यादा होगा। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हेल्प्स इन गेटिंग द मैक्सिमम वर्क डन फ्रॉम लेबर्स। अगर हम मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे तो हमारे लेबर्स अच्छे से अच्छा काम करेंगे। दिस हेल्प इन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एज वेल एज प्रॉफिट, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। पॉइंट नंबर 5, इंक्रीज इन इनकम। साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स विच इंक्रीज द इनकम ऑफ लेबर। अगर हम अपने लेबर से वैज्ञानिक तरीके से काम करवाएंगे, साइंटिफिक तरीके से काम करवाएंगे, तो हम उनसे ज्यादा से ज्यादा काम भी करवा सकते हैं। इससे प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो हमारे लेबर लोगों की जो इनकम है वो भी बढ़ जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द रीजन अपोजिशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय लेबर। हमारे जो लेबर थे उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से जो काम करने का तरीका था उसका विरोध क्यों किया, हमें ये बताना है। द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर अपोजिशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो हमारे जो लेबर्स हैं उन्होंने काम करने का जो वैज्ञानिक तरीका था, जो साइंटिफिक तरीका था, साइंटिफिक मेथड था, उसका विरोध इसलिए किया है। इंक्रीज ऑफ लेबर वर्क, इससे लेबरों का जो काम है ना वो बढ़ गया। द इंक्रीज्ड लेबर वर्क लोड क्रिएट्स बैड इफेक्ट ऑन हेल्थ। जब हम लेबरों से ज्यादा काम लेने लग गए या ज्यादा उन पर वर्कलोड हुआ तो हमारे जो लेबर्स हैं उनकी जो हेल्थ है ना वो खराब होने लगी। हैंस इट इज अपोज्ड बाय लेबर, इसलिए लेबर्स ने वैज्ञानिक तरीका जो था उसका विरोध किया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रिक्ट कंट्रोल। जब काम को साइंटिफिक तरीके से किया जाने लगा तो मजदूरों पर जो कंट्रोल है वो काफी और ज्यादा बढ़ गया। Under scientific management has to be observed the laborers are kept under strict control which they do not like। तो हमारा जो कंट्रोल है वो काफी ज्यादा हद तक बढ़ गया जो कि लेबरों को पसंद नहीं आया, इसलिए लेबर ने हमारा जो साइंटिफिक तरीका था उसका विरोध किया। हमारा तीसरा पॉइंट है फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जब हमने काम को मशीन से काम करवाना शुरू किया तो लेबर लोगों को ये डर लगने लग गया, ये या फिर उनके अंदर ये भय पैदा हुआ कि जब सारे का सारा काम मशीनों से ही होगा तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि 10 वर्कर्स का काम एक मशीन कर देती है। और जब साइंटिफिक तरीके से काम होगा तो हमें उसकी कॉस्ट भी कम करनी है प्रोडक्ट की, तो इसलिए ज़्यादा काम मशीनों से लिया जाने लगा और वर्कर्स को ये डर लगने लगा कि कहीं हमें फैक्ट्री से निकाला ना जाए, इसलिए भी मजदूरों ने साइंटिफिक तरीके का विरोध किया। हमारा चौथा पॉइंट है एक्सप्लोटेशन ऑफ लेबर्स। जब काम को साइंटिफिक तरीके से किया जाने लगा तो लेबर्स का काफी एक्सप्लोटेशन यानी कि शोषण भी शुरू किया जाने लगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट वेजेस ऑफ द लेबर्स आर नॉट इंक्रीज्ड इन द प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज प्रोडक्शन। जिस हिसाब से हमने मजदूरों का काम बढ़ाया उस हिसाब से या उसी रेशियो में या उसी प्रोपोर्शन में, अनुपात में हमने जो अपने लेबर्स थे उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई, तो लेबर्स यानी कि मजदूरों को ये भी बुरा लग गया और इसलिए भी उन्होंने साइंटिफिक तरीके का विरोध किया। लॉस ऑफ इनिशिएटिव। लॉस ऑफ इनिशिएटिव मतलब होता है भागीदारी में उनका हिस्सा कम हो गया। जब काम को वैज्ञानिक तरीके से किया जाने लगा तो हमने मजदूरों से कोई भी चीज पूछी नहीं है कि काम को किस तरीके से करना है, ये तरीका सही है या नहीं है, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं है। हमें तो जिस तरीके से काम करवाना था वो तरीका हमने लेबर लोगों पर थोप दिया या फिर हमने उनको बता दिया आपको इसी तरीके से काम करना ही है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राइट द सिमिलरिटी ऑफ फ्यूल एंड टेलर मैनेजमेंट प्रिंसिपल। टेलर और फ्यूल के विचारों में क्या समानता थी, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर नंबर 9, बोथ वांटेड टू ब्रिंग चेंज इन मैनेजरियल कंडीशन। दोनों ने ही जो मैनेजर कंडीशन थी प्रबंध पे काफी फोकस किया और उन्होंने प्रबंध के सुधार पर काफी जोर दिया। बोथ वर ग्रेट सपोर्टर्स ऑफ ह्यूमन फैक्टर। दोनों ही ह्यूमन फैक्टर के काफी बड़े सपोर्टर थे, दोनों ने ही मानवीय पक्ष पर काफी ज्यादा जोर दिया या फोकस किया। बोथ गिव मच इम्पोर्टेंस टू फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। दोनों के ही काम करने का तरीका ये था कि काम को करने से पहले प्लानिंग कर लेनी चाहिए या फिर हमें काम के करने से पहले उसका अनुमान लगा लेना चाहिए। नेक्स्ट,
बोथ फॉर्मुलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दोनों ने ही प्रबंध के जो सिद्धांत है उसको लागू भी किया। बोथ वर इन फेवर ऑफ द एक्सेप्टिंग इंसेंटिव एजेस सिस्टम, दोनों ने ही जो वेजेस सिस्टम है उस पर काफी फोकस किया। इंसेंटिव मतलब जो अच्छा काम करेगा उसको ज्यादा मजदूरी देनी चाहिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 10, राइट द डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। टेलर और फ्यूल के विचारों में क्या डिफरेंस था, हमें ये बताना है। पहला है लेबर स्टडी। टेलर ने लेबर पे ज्यादा फोकस किया था, लेबर स्टडी पे ज्यादा फोकस किया, जबकि फ्यूल उच्च प्रबंधक यानी कि मैनेजमेंट पर उन्होंने ज्यादा, एडमिनिस्ट्रेशन पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया था, इसलिए उन्होंने मैनेजर स्टडी पे ज्यादा फोकस किया। जो टेलर थे उनका काम करने का जो तरीका था वो साइंटिफिक था, वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने ज्यादा फोकस किया था कि जब हम काम को करेंगे तो साइंटिफिक तरीके से करेंगे। जबकि फ्यूल का जो काम करने का जो तरीका था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इन्होंने प्रबंध के जो सिद्धांत थे, जो 14 प्रिंसिपल बनाए थे, उस पर फोकस करने पर ज्यादा जोर दिया था। क्योंकि टेलर ने फैक्ट्री पे ज्यादा फोकस किया था, यानी कि उन्होंने लेबर लोगों पर ज्यादा सुधार देने पर जोर दिया था, इसलिए फैक्ट्री के जो सुधारक थे वो थे, जबकि फ्यूल टॉप एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने सुधारने पर फोकस किया था। जो टेलर थे उन्होंने कहा था काम को करने के लिए हमें 8 जो बॉस होते हैं वो अपॉइंट करने चाहिए, जबकि इन्होंने ये कहा था कि जहां पर भी 100 या 150 लेबर वगैरह काम कर रहे हो या फिर 500-600 लेबर काम कर रहे हो, वहां पर आदेश देने वाला जो बॉस है, जो लीडर है, वो एक होना चाहिए। जो टेलर थे वो फैक्ट्री के एक्सपर्ट माने जाते हैं, जबकि जो फ्यूल थे वो उच्च प्रबंध यानी कि टॉप एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट माने जाते हैं। इट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। जो टेलर के प्रिंसिपल थे वो फ्लेक्सिबल थे। फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला, यानी कि हम अपने हिसाब से उसमें कुछ भी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, जबकि फ्यूल इट प्रिंसिपल्स आर फिक्स्ड। जो फ्यूल के प्रिंसिपल थे उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो स्थिर है, वो फिक्स है। हिज अप्रोच स्ट्रेस ऑन एफिशिएंसी, इन्होंने काम की क्षमता पर ज्यादा जोर दिया था कि काम को अगर हम कर रहे हैं तो फिर एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए, काम करने में स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। जबकि जो हमारे हेनरी फ्यूल है उन्होंने कहा था हिज अप्रोच ऑन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने उच्च स्तर प्रबंध पर यानी कि सामान्य जो प्रशासन है उस पर ज्यादा जोर दिया था। इस तरह से आज हमारे बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके, आज की क्लास ओवर।